नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राजस्थान में एसीबी का रिश्वतखोरों पर शिकंजा, हिरासत में खनन विभाग के प्रमुख सचिव, 2 सरकारी अफसर समेत 5 गिरफ्तार, 3 करोड़ 88 लाख रुपए बरामद। दिल्ली में डेंगू से अब तक 14 की मौत, 3 सरकारी अस्पतालों में बढ़ेंगे 600 बिस्तर, इलाज से इनकार मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका। नेपाल में धर्मनिरपेक्ष संविधान को मंजूरी, 7 प्रांतों में बटेगा देश, जश्न के लिए 20-21 सितंबर को छुट्टी घोषित करने पर विचार। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में 8.3 तीव्रता का भूकंप, चिली के तटीय इलाके समेत पेरू और हवाई में भी सुनामी की चेतावनी, खाली कराए गए तटीय इलाके। महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में आज से गणपति उत्सव शुरू, 10 दिन तक पंडालों में छाएगी रौनक, मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। राजस्थान में खनन विभाग में भारी भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ हुआ है। विभाग के 2 बड़े अफसर रिश्वत लेने के जुर्म में गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि एक बड़ा अधिकारी जांच के दायरे में है। पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में लिया गया है, जिसमें एंटी करप्शन ब्यूरो अब तक 5 गिरफ्तारियां कर चुका है। भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों से राजस्थान की अफसरशाही बुधवार को दागदार होती दिखी। जयपुर में खनन विभाग के प्रमुख सचिव अशोक सिंघवी को हिरासत में ले लिया गया, तो उदयपुर में विभाग के अतिरिक्त निदेशक पंकज गहलोत और वरिष्ठ खनन इंजीनियर पुष्कर राज अमेटा को रंगे हाथों रिश्वत लेने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। इनके साथ साथ एक निजी चार्टर्ड अकाउंटेंट समेत 3 लोगों को भी हथकड़ियां लगाई गईं। छापेमारी में राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो ने तकरीबन 4 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। 5 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं और रिश्वत की राशि जो है वो 3 करोड़ 80 लाख, कुछ 4 लाख और 385 के करीब ये रिश्वत की राशि हो जाती है। आरोप है कि शेर खान नाम के एक बड़े ठेकेदार की 6 माइंस पिछले कुछ वक्त से बंद पड़ी थीं और उन्हीं को दोबारा संचालित करने की एवज में रिश्वत का ये पूरा खेल जारी था। सीए श्याम सिंह सिंघवी और दलाल संजय सेठ मिलकर मध्यस्थता कर रहे थे, तो शेर खान के एजेंट रशीद खान के हाथों अधिकारियों को रिश्वत दी जा रही थी। खबर पुख्ता थी, लिहाजा छापेमारी में भ्रष्ट तंत्र का भांडाफोड़ होने में वक्त नहीं लगा। ऐसा लगता है कि इतना बड़ा अधिकारी और इतनी बड़ी राशि एक जगह मिलना का मतलब ये मामला बहुत ही गंभीर होगा और इसकी छानबीन के आधार पर कई चीज़ें इसमें से निकलनी चाहिए कि आखिर इतना पैसा कहाँ से आया, कब आया। उदयपुर और भीलवाड़ा में गिरफ्तारियों के बाद बुधवार देर रात जब जयपुर में प्रमुख सचिव को हिरासत में लिया गया, तो भ्रष्टाचार से सने इल्जाम राजनीतिक गलियारों में आम होते दिखे। बहुत बड़ा इसमें घपला है, इसके दस्तावेज हम लोग इकट्ठे कर रहे हैं और ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो सामने आया है, लेकिन इस बात को ये प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार भ्रष्टाचार खान विभाग में इतना व्यापक हो चुका है और सरकार इसमें मौन बैठी हुई है। मामला कई करोड़ों का है। शुरुआती जांच में निकल कर आया है कि बरामद किए गए 3 करोड़ 88 लाख रिश्वत की पहली किश्त थी और सभी 6 खननों के दोबारा संचालन पर 20 करोड़ देने का वादा किया गया था। खनन विभाग के प्रमुख सचिव हिरासत में हैं, उनसे पूछताछ जारी है। देखना होगा बेईमानी के इस बदनाम खेल में और कितने चेहरे बेनकाब होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी मसले पर ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करते हैं कमलेश जोशी से, जो कि स्थानीय पत्रकार हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलेश, प्रमुख सचिव अशोक सिंघवी देर रात हिरासत में लिए गए, क्या पूछताछ अभी भी जारी है और क्या निकल कर आ रहा है? लग रहा है कि और तमाम खुलासे हो सकते हैं? जी बिल्कुल, अभी भी पूछताछ जारी है। रात को हिरासत में लिए गए, उसके बाद में अभी 11 बजे उनको अदालत में पेश किया जाएगा और उसके बाद उनको पूछताछ के लिए अपने एसीबी अपने अंदर में लेगी। तो उसको लेके पूरी बात क्लियर हो रही कि जो अभी मामला सामने आया है, अभी तक तो 4 करोड़ समथिंग की राशि जब्त हुई है,
इसके अलावा भी कई बड़े खुलासे होने की पूरी संभावना है, क्योंकि एसीएस स्तर का जो अधिकारी है वो इसमें इन्वॉल्व है। ऊपर से लेकर नीचे तक का जो कनेक्शन है उस पूरे कनेक्शन को खंगालने की तैयारी है कि कहाँ कहाँ ये पैसा बट रहा था और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे। इसके अलावा जो शेर खान की जो 6 खाने हैं, इनके अलावा जो कितनी खाने हैं, कितने लोगों से इन्होंने डील कर रखी है, कितनी अनलीगल मैंस को इन्होंने परमिशन दी है कि आप यहाँ से खनन कर सकते हैं। तो उस चीज को लेके पूरा आज दिन भर इसी पे रहने वाला है और अभी 11 बजे के आसपास इनको पेश किया जाएगा। उसके बाद में सारी स्थिति क्लियर होगी। ये पंकज, माना जाए राजस्थान में एंटी करप्शन ब्यूरो की सबसे बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसे अब देखा जा रहा है। शेर खान नाम के एक ठेकेदार का नाम सामने आया है रिश्वत देने का, जिस पर आरोप है। क्या पता लग पा रहा है कि कहाँ है वो इस वक्त? जी, शेर खान को रात को गिरफ्तार कर लिया गया है। चित्तौड़ से सावा में उनकी खाने हैं, वहां से उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी वो चित्तौड़ में है। उनको भी आज अभी पेश किया जाएगा कोर्ट में। उसके बाद उनको पूछताछ के लिए एसीबी अपने साथ जयपुर भी ला सकती है। तमाम लोग गिरफ्तार किए गए हैं, आज पेशी होनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमलेश जोशी इस तमाम जानकारी के लिए हमें। और जिस तरह से ये खुलासे सामने आए हैं खनन विभाग में ये मामले हम देखें तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ा मामला हो सकता है और तमाम लोगों के नाम भी जद में आ सकते हैं। इस पर नज़र बनाए रखेंगे, लेकिन फिलहाल आइए रुख करते हैं बिहार चुनाव से जुड़ी कुछ अहम खबरों का। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कल नामांकन शुरू हो गया। पहले दिन 2 नामांकन दाखिल किए गए। 12 अक्टूबर को होने वाले चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 23 सितंबर है। इस बीच चुनाव आयोग ने बुधवार को वाहन तलाशी के दौरान 34 लाख रुपए से ज्यादा की राशि बरामद की। साथ ही 11,000 लीटर अवैध शराब भी जब्त की है। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आर लक्ष्मणन ने बताया कि सिर्फ पटना से ही 29.5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं, जबकि मधुबनी, नवादा और रोहतास जिलों में गाड़ियों की तलाशी के दौरान बाकी की नगद राशि भी बरामद की गई है। बिहार में बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची से उसकी सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी नाराज है। पार्टी का कहना है कि बीजेपी ने जिन विधानसभा क्षेत्रों के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है, उनमें से कई पर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का दावा बनता है। उधर लोक जनशक्ति पार्टी भी सीट बंटवारे पर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुकी है। इधर टिकट न मिलने से नाराज बीजेपी विधायक अमन कुमार और अजय मंडल ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करके बगावत के संकेत दे दिए हैं। केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर आपत्ति जताई है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने सीट बंटवारे के दौरान ही इनमें से कुछ सीटों पर दावा पेश किया था। पार्टी ने कहा कि बीजेपी को उम्मीदवारों की घोषणा से पहले गठबंधन के भागीदारों के बीच सीटवार बंटवारा करना चाहिए था। निश्चित तौर से जिस तरीके से चीजें घटित हो रही हैं नहीं घटना चाहिए, लेकिन परिस्थितियां भी कुछ ऐसी है जिसमें खींचतान हो रहा है। इसका अच्छा ये नहीं है और इसे रोका जाना चाहिए। बीजेपी ने मंगलवार रात 43 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। इनमें से पहले चरण के लिए हैं। बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची में सामाजिक समीकरण का ध्यान रखा गया है। कुल 43 उम्मीदवारों में से करीब 60% उम्मीदवार अनुसूचित जाति या फिर पिछड़े वर्ग से हैं। ये सही है कि हम जीतने वाला गठबंधन है, इसलिए हर सीट पर दबाव बहुत है और हर पार्टी पर दबाव है कि वो सीट उनको लड़नी चाहिए, लेकिन जितना भी एडजस्ट हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस गठबंधन ने एनडीए दलों के दांवपेच पर चुटकी ली है। रालोजपा हो चाहे लोजपा हो चाहे हम हो, तो नेता लोग तो सब सरेंडर कर दिए हैं। तो कार्यकर्ताओं में और दूसरे नीचे के नेताओं में असंतोष है, वो आ रहा है। अभी बीजेपी में भी जो है तो ये मापदंड अलग अलग लोग रख रहे हैं, टिकट बांट रहे हैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अलावा लोक जनशक्ति पार्टी भी सीट बंटवारे पर बीजेपी को आपत्ति जता चुकी है। हालांकि लोक जनशक्ति पार्टी के अंदर भी सब ठीक नहीं है। सांसद और वरिष्ठ नेता रामा सिंह ने आंतरिक लोकतंत्र की बात कहकर पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की भी बीजेपी के साथ कुछ मुद्दों पर अभी बातचीत चल रही है, लेकिन उससे पहले ही पार्टी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने इस्तीफा दे दिया।
हालांकि इस मुकाम पर बीजेपी का कोई सहयोगी उसका साथ छोड़ेगा, इसकी आशंका नहीं के बराबर है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महागठबंधन में शामिल दलों ने प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम पर आपत्ति जताई है। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर पूरी तरह रोक लगाने की संभावना से इनकार कर दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि केवल ये पाए जाने के बाद ही कोई संज्ञान लिया जा सकता है कि कार्यक्रम की सामग्री आचार संहिता का उल्लंघन करती है। चुनाव आयोग के अनुसार कैबिनेट बैठक पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। आयोग ने साफ कर दिया है कि यदि इस तरह की शिकायत की जाती है तो आयोग कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग का अध्ययन करता है और तब फैसला लेता है। उधर महागठबंधन के दलों का कहना है कि मन की बात से आचार संहिता का उल्लंघन होता है। मन की बात का प्रयोग एआईआर द्वारा होता है। अनुच्छेद 7(4) में आदर्श संहिता के अंदर स्पष्ट लिखा है कि अगर आप इश्तिहार सरकारी आधार पर दे 1 पैसे का, और अगर इश्तिहार नहीं उसके अलावा अगर आप सरकारी मास मीडिया का दुरुपयोग करें या उपयोग करें किसी रूप में, तो वो प्रतिबंधित है। अब ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट तो लागू है, बाकी सब पे ये पाबंदी है कि वो इस तरीके की प्रचार वो नहीं कर सकती। अब इस संदर्भ में जो उन्हीं की कानून इलेक्शन कमीशन, उस कानून को कायदे से लागू करने का, जो किस तरीके से कायदे से लागू होगा, इसका निर्णय इलेक्शन कमीशन को लेना है। बीजेपी ने इसे महागठबंधन की हताशा करार दिया है। कांग्रेस जो मन की बात को लेकर इलेक्शन कमीशन जा रही है, ये कांग्रेस के मन की बौखलाहट को दिखाती है। अब देखिए, मन की बात में प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि यहाँ राजनीति नहीं, यहाँ समाज नीति होती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान कार्यक्रम के खिलाफ कांग्रेस ने इस तरह की मांग की थी, लेकिन चुनाव आयोग को कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम के चुनाव मैदान में उतरने से नए समीकरण बन रहे हैं। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन को सीमांचल में अल्पसंख्यक वोटों में बिखराव का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि महागठबंधन और एनडीए एमआईएम को ज्यादा अहमियत देने के मूड में नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार की सियासत में दस्तक दे दी है। पार्टी राज्य के अल्पसंख्यक बहुल सीमांचल के 4 जिलों किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार में उम्मीदवार उतारेगी। जानकारों का मानना है कि एमआईएम के बिहार में आने के पीछे मुस्लिमों की अनदेखी बड़ी वजह है। इसमें कमी है, सियासी हिस्सेदारी में भी, रोजगार में भी, और जो मुलाजमतें होती हैं सरकारी, उसमें तो कुछ हिस्सेदारी बढ़ी है, खासतौर पर एजुकेशन में बढ़ा है, लेकिन और चीजों में अभी बाकी है। अल्पसंख्यक वोट बैंक में महागठबंधन में शामिल दलों का मजबूत आधार रहा है। एमआईएम के आने से इन वोटों में बिखराव हो सकता है। महागठबंधन ओवैसी पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा रहा है, लेकिन बीजेपी महागठबंधन को अपना घर देखने की नसीहत दे रही है। इस तरह के जो हथकंडे हैं, जो आरएसएस और बीजेपी के एक लंबे खेल का हिस्सा बनने की स्थिति बनी है ओवैसी साहब के लिए, बिहार के चुनावी समीकरण पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इस तरह का आरोप वैसे ही लोग लगा रहे हैं जो आज तक बिहार के अंदर जातीय विद्वेषता पैदा किए हैं, जात को खंड खंड में बांटने का काम किए हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, अहंकार में डूबे हुए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में एमआईएम ने 2 सीटें हासिल की थीं। बिहार में एमआईएम का संगठन कमजोर है, साथ ही पार्टी के पास असरदार चेहरों की कमी भी है। एमआईएम भले ही बिहार के कुछ जिलों में चुनाव लड़ रही हो, मगर ओवैसी दोनों गठबंधन दलों का नफा नुकसान तय कर सकते हैं। जहां मुकाबला कांटे का हो, वहां हर एक वोट के वो माने हैं जो नतीजों में उलटफेर कर सकते हैं। कैमरामैन राज ठाकुर के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, पटना। और बिहार चुनाव के मद्देनजर तमाम संवाददाता हमारे बिहार में मौजूद हैं और वहां से जो ज़मीनी खबरें हैं, लोगों का रुख है, किस तरह के समीकरण हैं, हम तक पहुंचा रहे हैं। विशाल दहिया हमारे संवाददाता बेगूसराय में इस समय मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ प्रणव गोस्वामी जुड़े हैं जमुई से।
विशाल, आपका पहले रुख करना चाहूंगी। बेगूसराय को देखा जाए तो राजनीतिक दृष्टिकोण से भी ये बेहद संवेदनशील है और एक गंभीर जिला भी माना जाता है इस दृष्टिकोण से। आप क्या कुछ समझ पा रहे हैं? चुनाव बिल्कुल मुआने पर है, किस तरह की सरगर्मियां दिखाई दे रही हैं? जहां तक बेगूसराय की बात है तो किसी जमाने में इसे वामपंथी दलों का गढ़ कहा जाता था। कई लगभग 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर 50 साल तक जो वाम दलों के उम्मीदवार हैं वो नहीं हारे। लेकिन 21वीं सदी में यानी कि सन 2005 में 2000 में पहली बार एक सीट हारे वामपंथी दल यहाँ पे, और पिछले चुनाव में भी एक और सीट जिसको लगभग पिछले 55 सालों से कब्जा जिस पर था वामपंथी दलों का, वो भी हारे। तो एक बहुत महत्वपूर्ण समीकरण यहाँ इस बात का है कि जो वामपंथी दलों ने जो एक मोर्चा बनाकर लड़ाई में जो उतरे हैं, उससे क्या यहाँ जो बेगूसराय जिले की जो 7 सीटें हैं उनमें से 3 से 4 सीटों पर जहाँ वामपंथी दलों का वर्चस्व रहा है, क्या वो अपनी ताकत एक बार फिर से दिखा पाएंगे? और इसके अलावा इस इलाके में बहुत ही महत्वपूर्ण जो मुद्दों की बात की जाए तो वो है कि यहाँ लगभग 3 से 4 बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन जो छोटे उद्योग हैं वो पिछले कुछ सालों में, जो ऑक्सिलरी इंडस्ट्रीज थी वो पिछले कुछ सालों में बंद हो गई हैं। तो जो लोकल जो लोग हैं यानी कि जो स्थानीय निवासी हैं, वो उनके लिए एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो यहाँ पर है इन इंडस्ट्रीज का रिवाइवल। ना केवल बड़े जो उद्योग हैं उनको जो एक्सटेंशन सरकार की तरफ से देने की वादे किए जा रहे हैं वो, बल्कि जो छोटे उद्योग हैं, जो ऑक्सिलरी यूनिट्स हैं जिनमें थोड़ा सा लेस स्किल्ड वर्कर जो होता है वो काम करता है, उनको ज्यादा बढ़ावा मिले, ये मांग यहाँ पर लोगों की है। अभी हालांकि चुनावी सरगर्मी थोड़ी सी तेज होने में थोड़ा समय है, क्योंकि उम्मीदवारों की घोषणा बाकी दलों की तरफ से नहीं हुई है। वामपंथी दलों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन आने वाले 2 से 4 दिनों में यहाँ पर जब उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी तो वादों की और नारों की और पोस्टर्स की बहार बेगूसराय में भी देखने को मिलेगी। प्रणव गोस्वामी भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रणव, आपने अभी रिपोर्ट दिखाई MIM फैक्टर को लेकर, जमीन पर आखिर लोग MIM की मौजूदगी को किस तरह से ले रहे हैं? देखिए, फिलहाल MIM को लेकर उस तरह की जिसको कहा जाए कि खासतौर अल्पसंख्यक जो समुदाय है उसके भीतर भी एक किस्म की क्या MIM इतना प्रभाव डाल सकता है बिहार के सियासी नतीजों पर? क्योंकि पहला तो ये कि एक खास क्षेत्र में MIM अपने उम्मीदवार उतार रहा है, और दूसरा ये कि इससे पहले भी कई ऐसी दल हैं, जैसे तृणमूल कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, ऐसे दल हैं जो कि बिहार चुनाव में समय समय पर अपनी किस्मत आजमाते रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन उस तरह का नहीं रहा है। हालांकि MIM का इतना जरूर है कि वो जीत की स्थिति में हो ना हो, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो हो सकता है कि जीत और हार जो है उसको तय करने में उनकी भूमिका हो सकती है। लेकिन इतना जरूर है कि उन इलाकों में, सीमांचल के जो 4 जिले हैं, वहां पर MIM के उतरने से मुकाबला जो है वो थोड़ा सा दिलचस्प जरूर माना जा रहा है। लेकिन इस पूरी तस्वीर में ये बात साफ है कि जो महागठबंधन है उसके लिए चिंता की बात जरूर हो सकती है, और वो इसलिए क्योंकि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो परंपरागत तौर पर महागठबंधन का ही हिस्सा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणव, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साथ ही विशाल दहिया बेगूसराय से आपने जो जानकारी हम तक पहुंचाई उसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे संवाददाता प्रणव गोस्वामी ने JDU के बिहार प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह से खास बात की और ये जानने की कोशिश की कि चुनाव के दौरान उनकी पार्टी की रणनीति क्या है। हमारे साथ हैं JDU के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह जी। सर, सारी चुनावी बिसात बिछ चुकी है, तमाम जो दोनों बड़े गठबंधन दल हैं वो अपने अपने दावों और वादों के साथ चुनाव मैदान में हैं, लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकल गया, लेकिन JDU और RJD के बीच में ये बातें आ रही है कि कौन किस सीट से लड़ेगा, उसको लेकर अभी भी रजामंदी नहीं हो पाई। देखिए, ये सवाल है, हम लोग क्या कोई दिक्कत नहीं होती, उनके सीट का आइडेंटिफिकेशन करने में, यानी सीट शेयरिंग के लिए तो 2 दिन के पहले उनका समाधान है, और 10-15 दिन पहले हम लोगों ने अपना सीट शेयरिंग कर लिया था। इधर कुछ चुनाव के काम में कि कैसे प्रचार किया जाए, क्या ढंग अपनाया जाए, तीनों पार्टियों के लिए क्या रास्ता हो सकता है अच्छे ढंग से, इसी पर बातचीत चल रही थी कि चुनाव को सुनियोजित प्रचार करने के तौर तरीकों पर बात हो रही थी।
2 दिन से हम लोग इसमें लगे हुए हैं और हम समझते हैं कि परसों तक हम लोग मतैक्य पर पहुंच जाएंगे। और अब कुछ और अहम खबरें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 5,142 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। इसमें अगले 3 साल के भीतर 300 क्लस्टर्स को विकसित किया जाएगा। कैबिनेट की इस मंजूरी के बाद अब गांवों में शहरों जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। 2019-20 तक गांव के 300 क्लस्टरों का विकास किया जाएगा। इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष के आम बजट में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। मिशन के बारे में पूरी जानकारी देते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा, इसके पहले चरण में गांव के 100 क्लस्टर लिए जाएंगे। हर समूह में 25 से 50 गाँव को शामिल किया जाएगा। निर्धारित मानक के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में समूह में 50,000 की आबादी, पहाड़ी और समुद्री तटीय क्षेत्रों में 15,000 की आबादी को शामिल किया जाएगा। पहले चरण में हम 100 क्लस्टर की घोषणा करेंगे और हर राज्य में एक क्लस्टर तो पक्का ही है। तो बिहार में तो बड़ा राज्य है तो ज़्यादा भी हो सकते हैं। गांव को स्मार्ट बनाने वाले इस मिशन में पंचायत स्तर की योजनाओं का धन इस्तेमाल किया जाएगा। राज्य सरकार ही निर्धारित मानक के आधार पर समूह में शामिल होने वाले गांवों की सूची तैयार करेगी। सरकार ने कुल 14 सूत्रीय विकास की योजना पेश की है। देश में सूखे के हालात को देखते हुए सरकार ने मनरेगा के तहत मिलने वाले रोजगार में 50 दिन का इजाफा किया है। इन इलाकों में अब 150 दिन का रोजगार मिलेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने नागालैंड के उग्रवादी संगठन NSCN खपलांग गुट पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। भारत और कंबोडिया के बीच पर्यटन और बुनियादी ढांचे में सुधार से जुड़े 2 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री हुन सेन की मुलाकात में दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री हुन सेन की नोम पेन्ह में मुलाकात के दौरान आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने समेत कई दूसरे मामलों पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति ने मीकोंग गंगा सहयोग के तहत कंबोडिया की कई परियोजनाओं में सहयोग का भरोसा दिलाया। पीस पैलेस में हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद पर्यटन और बुनियादी ढांचे में सुधार से संबंधित 2 सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। We have also enhanced our cooperation with Cambodia under the Mekong Ganga Cooperation Initiative. I am informed that the Asian Traditional Textiles Museum in Siem Reap, which showcases our collective cultural heritage, has been successfully built with Indian assistance. उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी का समर्थन करने के लिए कंबोडिया का शुक्रिया अदा किया। We greatly appreciate Cambodia's support to our initiatives, including our efforts to reform the United Nations, make it more representative, and secure for India the permanent membership of the Security Council. उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत और आसियान के बीच सहयोग बढ़ाने के बयान का भी जिक्र किया। इसमें भारत और कंबोडिया के बीच रक्षा सहयोग भी शामिल है। इससे पहले पीस पैलेस में उपराष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उपराष्ट्रपति ने मंगलवार को नोम पेन्ह में भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। कंबोडिया से उपराष्ट्रपति 17 सितंबर को लाओस के लिए रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी के कंबोडिया दौरे से दोनों मुल्कों के रिश्तों को एक नया आयाम मिला है। दोनों मुल्कों के बीच हुए समझौते से पर्यटन और आर्थिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ने की उम्मीद जगी है। साथ ही दोनों मुल्कों ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी साथ मिलकर काम करने का वादा किया है। कैमरामैन शिवी सुदर्शन के साथ ओम प्रकाश, राज्यसभा टीवी, नॉम पेंग, कंबोडिया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव के खिलाफ लखनऊ की CJM कोर्ट में FIR दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। कोर्ट ने यह आदेश निलंबित IPS अमिताभ ठाकुर की याचिका पर दिया है। कुछ दिनों पहले अमिताभ ठाकुर ने कथित तौर पर मुलायम सिंह की तरफ से आए एक फोन कॉल को सार्वजनिक किया था। अमिताभ का आरोप है कि मुलायम सिंह ने उन्हें धमकी दी थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था।
बात डेंगू की, जिससे निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने 3 अस्पतालों की पहचान कर ली है, जिसमें 600 बिस्तर अब जल्द ही बढ़ा दिए जाएंगे। बुधवार को 3 मौतों के बाद डेंगू से मरने वालों की संख्या 14 पहुंच गई है। वहीं इलाज से इनकार के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दी गई है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बधाई दी है। राम नाईक ने बधाई देते हुए कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की बरेली में पुलिस ने जिला पंचायत अध्यक्ष की गाड़ी से 1 करोड़ रुपए बरामद किए और इस पूरी प्रक्रिया में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जो तत्परता दिखाई वो सराहनीय है। कल बरेली में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आदेश पर पुलिस ने 2 गाड़ियां पकड़ी थी, जिनमें से एक गाड़ी हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष अंजुम बेगम की थी। कहाँ जा रहे थे आप लोग? जरा साहब से एक बार ये तो बता ही सकते हैं कहाँ से जा रहे हैं? रिजर्व बैंक ने उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज और इक्विटास होल्डिंग समेत 10 इकाइयों को लघु ऋण बैंक स्थापित करने की मंजूरी दी है। इस कदम से छोटे किसानों और सूक्ष्म उद्योगों को बुनियादी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। बैंक ने एक बयान में कहा कि सैद्धांतिक मंजूरी 18 महीने के लिए वैध रहेगी, ताकि ये इकाइयां लघु ऋण बैंकों की स्थापना संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करके काम शुरू करने की तैयारी कर सकें। नेपाल की संविधान सभा ने 7 साल की लंबी कोशिश के बाद भारी बहुमत से नए संविधान को मंजूरी दे दी है। इसके मुताबिक देश को 7 संघीय प्रांतों में बांटा जाएगा। संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष नेमवांग ने 601 सीटों वाली संविधान सभा में 25 के मुकाबले 507 वोटों से संविधान को पारित करने का ऐलान किया। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में जबरदस्त भूकंप आया है, जिसकी वजह से राजधानी सेंटियागो में इमारतों को नुकसान पहुंचा है। सेंटियागो से लगभग 246 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम के तटीय इलाकों में भूकंप की तीव्रता 8.3 मापी गई है। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप स्थानीय समय के मुताबिक शाम 7:54 पर आया और इसका केंद्र इल्लापिल शहर से 55 किलोमीटर दूर पश्चिम में सतह से 10 किलोमीटर अंदर था। इल्लापेल की मेयर डेनिस कोर्ट्स ने बताया है कि दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 15 लोग जख्मी हुए हैं। आज गणेश चतुर्थी है और आज से 10 दिनों तक गणेश उत्सव मनाया जाएगा। देश के कई राज्यों में गणेश उत्सव को लेकर लोगों में उत्साह है। अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने गणेश उत्सव को लेकर एक अनोखा प्रयोग किया है। सैंड आर्टिस्ट के नाम से मशहूर सुदर्शन पटनायक ने इस साल गणेश उत्सव के लिए एक ऐसा अनूठा प्रयोग किया है जिसे देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं। पुरी के समुद्र तट पर अपनी सैंड आर्ट दिखाने वाले सुदर्शन ने इस बार अपनी कलाकारी समंदर से इतर पश्चिम ओडिशा के झारसुगुड़ा में दिखाई है। इस प्रयोग के लिए सुदर्शन ने 5 ट्रक बालू पुरी के समंदर से मंगवाया। सुदर्शन ने बालू से भगवान गणेश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशाल सैंड आर्ट बनाया है। इसमें भगवान गणेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देते दिखाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफाई अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और मेक इन इंडिया को इस सैंड आर्ट के जरिए दिखाया गया है। गणेश पूजा को लेकर हर टाइम हम कोशिश करते हैं कुछ नए तरीके से करने के लिए। मोदी जी का जो ड्रीम है, उनका जो सपना है कि इंडिया को आगे लेने के लिए जो जरूरी है, जैसे कि मेक इन इंडिया है, क्लीन इंडिया और उसके साथ बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, ये को लेकर साइंस स्कल्पचर हम लोगों ने क्रिएट किए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान में सीबी का रिश्वतखोरों पर शिकंजा, हिरासत में खनन विभाग के प्रमुख सचिव, 2 सरकारी अफसर समेत 5 गिरफ्तार, 3 करोड़ 88 लाख रुपए बरामद। दिल्ली में डेंगू से अब तक 14 की मौत, 3 सरकारी अस्पतालों में बढ़ेंगे 600 बिस्तर, इलाज से इनकार मामले में हाई कोर्ट में जनहित याचिका। नेपाल में धर्मनिरपेक्ष संविधान को मंजूरी, 7 प्रांतों में बटेगा देश, जश्न के लिए 20-21 सितंबर को छुट्टी घोषित करने पर विचार। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में 8.3 तीव्रता का भूकंप, चिली के तटीय इलाके समेत पेरू और हवाई में भी सुनामी की चेतावनी, खाली कराए गए तटीय इलाके। महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में आज से गणपति उत्सव शुरू, 10 दिन तक पंडालों में छाएगी रौनक, मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु।